एग्जाम में 400 से ज़्यादा नंबर लाना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी विषय का महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसको क्या कीजिए कि आप लोग अपना कॉपी में नोट करके रखिए और उसको हमेशा रिवीजन करते रहिए, वो भी प्रश्न आपको याद हो जाएगा। और रिवीजन के लिए आप लोग वीडियो पर 15 मिनट 20 मिनट का समय जरूर दें ताकि आपको रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, यानी कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा कैसी होती है, तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि धनात्मक होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए कहता है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यानी कि कोई शब्दकोश है, यानी कि डिक्शनरी है, उसमें छोटा छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए हम लोग कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि छोटा अक्षर को बड़ा करके देखने के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और उसका फोकस दूरी कम होना चाहिए। तो आप लोग ऑप्शन देखिए दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, फिर है 50 सेंटीमीटर वाले अवतल लेंस, फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए तीसरा क्वेश्चन में। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है, यानी कि मोटर गाड़ी के ड्राइवर के सामने कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है, बताइए कि मोटर गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, जिसका भी आंसर सही होगा उसको हम कमेंट में रिप्लाई कर देंगे कि आपका उत्तर सही है। तो आप लोग जो प्रश्न पूछते हैं उसको हमेशा रिप्लाई करते रहिए ताकि हम क्वेश्चन का पैटर्न हो और वो अच्छे से हम लोग सेट करके आपको दे सकें। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए चौथा प्रश्न ये न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है लेकिन बहुत ही आसान है। देखिए कहता है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। कहता है कि इस व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। तो देखिए अगर समतल दर्पण के सामने कोई भी वेग से आएगा तो उसका प्रतिबिंब जो दिखलाई पड़ेगा वो 2 भी वेग से दिखलाई पड़ेगा, यानी कि उसका दोगुना चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड है तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। इस थ्योरी का आप लोग याद रखिए। चलिए उसके बाद आइए पांचवा क्वेश्चन में। देखिए पांचवा क्वेश्चन कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण आंख में उत्पन्न दोष होता है, यानी कि नेत्र लेंस की अगर फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो उस आंख में कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। तो देखिए फोकस दूरी बढ़ेगा तो दीर्घ दृष्टि दोष और अगर घटेगा तो निकट दृष्टि दोष। इसको आप लोग याद रखिए। और दीर्घ दृष्टि के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगा रहता है। देखिए अभी बताएं आपको कि दीर्घ दृष्टि यानी कि दूर दृष्टि दोष के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत आवेश की इकाई है। दोस्तों विद्युत आवेश की इकाई क्या होता है, कूलम होता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा कूलम। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए आठवां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें धन आवेश या ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण जिसने किया था वह, यानी कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के हैं, एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, यानी कि एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। तो यह जो नामकरण किया था वो किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। यह वैज्ञानिक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखिए प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि तड़ित चालक की खोज किसने किया। तड़ित चालक की खोज किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही किया था। यानी कि ऊंचे ऊंचे भवन पर जो तड़ित होता है यानी कि लाइटिंग होता है उससे बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि लाइटिंग अरेस्टर का, यानी कि तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है। और इसका जो आविष्कार है वो किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो ये सब प्रश्न को भी याद करते जाइएगा। हम बीच बीच में जो प्रश्न आपको बताते हैं उसको आप लोग हमेशा याद रखिए। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 9वां प्रश्न ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एक पदार्थ 1 कूलम धन आवेश से आवेशित किया जाता है तो इस आवेशन में पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी संख्या, यानी कि पूछ रहा है कि 1 कूलम आवेश से आवेशित किया गया तो इसमें कितना कूलम आवेश होगा। ये डायरेक्टली पूछा गया है कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए इसका आंसर होगा 6.25 गुने 10⁻18, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए
कहता है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। कहता है कि इसे 110 वोल्ट पर परिचालित करते हैं तो इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी। देखिए ये न्यूमेरिकल प्रश्न है और इसको हमको बनाना पड़ेगा कि इसका जो अगर हम लोग 110 वोल्ट प्रति करेंगे तो वो कितना शक्ति लेगा। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है। वोल्टेज कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। इसको आप लोग ध्यान दीजिए। उसका कितना दिया हुआ है, पावर। पावर कितना दिया हुआ है, तो 100 वाट दिया हुआ है। अब देखिए आई बराबर क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है वी आई, तो वी बटा आई, तो आई बराबर होता है वी बटा पी, वी बटा पी हो जाएगा। और दोनों कंडीशन में करंट होगा वो समान होगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 220 बटा 100, और इसको बराबर में लिख सकते हैं क्या चीज़, 110 बटा एक्स मान लीजिए। अब देखिए इससे 2 से कट जाएगा 220। अब देखिए 50 दूना 100, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो 50 वाट आ गया। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 50 वाट, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, यानी कि धात्विक ऑक्साइड जो होता है वो कैसा ऑक्साइड होता है। तो जो धातु का ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है, यानी कि क्षारकीय ऑक्साइड होगा, और अधातु का ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखें। यानी कि कोई धातु है, जैसे कि हो गया सोडियम, सोडियम धातु है, लोहा धातु है, तो इसका जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है, और अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। चलिए उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन कहता है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, यानी कि विद्युत जनरेटर कहिए या फिर डायनेमो कहिए, या फिर विद्युत जनरेटर होता है उसका जो सिद्धांत है, इसका सिद्धांत है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, यानी कि लघु पथन होता है जब शॉर्ट सर्किट। देखिए लघु मतलब क्या होता है, शॉर्ट, और पथन मतलब जो सर्किट होता है यानी कि पथ होता है उसको पथ कहा जाता है। देखिए लघु पथन यानी कि शॉर्ट सर्किट में परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आइए अगला प्रश्न में। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिक्रिया पी वी ओ प्लस सी डैश पी वी प्लस सी ओ, तो इसमें सी क्या है, तो इसमें सी जो है एक अवकारक का काम कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सी है वो एक अवकारक का काम कर रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न 15 नंबर सवाल। देखिए कहता है कि निम्न धातुओं में कौन NaOH के विलयन से H2 देता है, यानी कि हाइड्रोजन गैस देता है। कौन है जो NaOH के विलयन से H2 गैस देता है, तो हमारा आंसर होगा एल्यूमिनियम, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता है कि यदि विलयन का pH 13 है तो इसका अर्थ है कि देखिए 13 है मतलब 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक होगा तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रबल भास्मिक, यानी कि ये देखिए 7 से धीरे धीरे अगर बढ़ रहा है तो थोड़ा दुर्बल भास्मिक होगा, यानी कि जब ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, प्रबल भास्मिक होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा क्षारीय होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र होता है। देखिए दोस्तों कॉमन टेम्परेचर पर जो फास्फोरस का सूत्र होता है वो क्या होता है, P4 होता है। क्या होता है, P4, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पीतल में रहता है, यानी कि पीतल में कौन कौन सा धातु रहता है, इसको आपको बताना है। देखिए इसका ट्रिक बताते हैं। एक ट्रिक याद रखिए, पिताजी, क्या रखिए, पिताजी, यानी कि जो पीतल है वो तांबा और जिंक का मिश्रण है। तांबा और जिंक यानी कि कॉपर और प्लस एसएन, यानी कि जिंक सॉरी जेडन, जिंक हो गया जेडन, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, कॉपर प्लस जिंक, यानी कि पिताजी याद रखिएगा, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। चलिए उसके बाद आइए 19वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है धातुओं की प्रकृति होती है। दोस्तों धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, तो धातु होता है वो विद्युत धनात्मक होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है। दोस्तों चुंबकीय अशुद्धि यानी कि वो चुंबक में वो चिपक जाता है, तो उसको कैसे हम लोग इसको जो अथी होगा, अशुद्धि होगा, उसको कैसे दूर करेंगे, तो चुंबकीय विधि से ही करेंगे, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। और दोस्तों देखिए प्रश्न पूछा रहा है कि सल्फाइड अयस्क को किस विधि द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है, तो फेन प्रबलन विधि यानी कि फोर्थ फ्लोटेशन मेथड के द्वारा जो सल्फाइड अयस्क है उसका सांद्रण किया जाता है, कंसंट्रेशन किया जाता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व, यानी कि कार्बनिक यौगिक है तो उसमें क्या होगा आवश्यक, तो कार्बन होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद आइए देखिए कहता है कि अक्रिय तत्व कौन है, अक्रिय तत्व कौन है,
तो अक्रिय तत्व देखिए इसमें कार्बन, हीलियम, सोना और हाइड्रोजन। देखिए जो हीलियम गैस है वो कैसा है, अक्रिय है। हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनॉन हो गया, ये सब जो तत्व है वो कैसा है, अक्रिय तत्व है। उसके बाद आइए देखिए, कहता है कि एल्किन श्रेणी के यौगिक का सामान्य सूत्र होता है दोस्तों, एल्किन यानी कि CnH2n। क्या होगा, एल्किन CnH2n। एल्केन कहेगा तो CnH2n+2 और एल्काइन कहेगा तो CnH2n-2। तो इसको आप लोग याद रखिए। उसके बाद आइए 24वां प्रश्न में। देखिए कहता है कि अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है दोस्तों, अपमार्जक यानी कि जो सर्फ होता है उसी को अपमार्जक कहा जाता है। तो अपमार्जक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ईथर का, कास्टिक सोडा का, एल्कोहल का और गंधक अम्ल का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एल्कोहल का। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि आवर्त सारणी के जो 7A यानी कि 7A के जो तत्व हैं वो उसको क्या कहा जाता है, तो इसको जो धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करता है उसके बाद हाइड्रोजन कहलाते हैं। उसके बाद देखिए सी दिया हुआ है कि निष्क्रिय गैसों के अपेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन कम रखती है, और डी है अज्ञात तत्व। तो देखिए जो 7वां ए का जो तत्व होता है वो कभी धातु के साथ अभिक्रिया धातु के साथ अभिक्रिया नहीं, इसमें हो जाएगा हैलोजन कहलाता है। यानी कि जो 7A का जितने भी तत्व क्या कहलाता है, हैलोजन कहलाता है। इसको आप लोग याद रखिए। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी कि हैलोजन ग्रुप होता है वो होता है 7A। उसके बाद आइए 26वां क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए क्या देखो, ये में तत्वों की धात्विक प्रकृति बढ़ती है, ये नहीं है। बी दिया गया है संयोजकता, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, बाएं से दाएं नहीं। उसके बाद परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, और डी है कहता है कि इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। देखिए इसका आंसर होगा कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं बाएं से दाएं जाने पर। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या उत्पन्न होता है, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन, बी है कार्बोज, सी है विटामिन और डी है वसा। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी कार्बोज। चलिए उसके बाद आइए 28वां क्वेश्चन। देखिए कहता है कि अंडाणु निषेचित होता है। दोस्तों अंडाणु निषेचित कहाँ होता है, तो फ्लोपियन ट्यूब में होता है, यानी कि फ्लोपियन नलिका में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न। कहता है कि श्वसन की क्रिया होती है। दोस्तों श्वसन की क्रिया होती है कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन और अनुशीथिलन दाब होता है। दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य में जो प्रकुंचन और अनुशीथिलन दाब होता है कितना होता है, 120/80 होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। कहता है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है, यानी कि पत्तियों का मुरझाना है वो किस पादप हार्मोन के कारण होता है। तो देखिए पेड़ पौधे का पत्ती मुरझाता है FCC एसिड के कारण, यानी कि हमारा हो जाएगा FCC अम्ल। ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए देखिए कहता है कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा उपयोग किया जाता है। आप देखिए ये हम कल के वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोग कल का वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताए थे कि फल नियंत्रक यानी कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाला। तो फल बेचने वाला क्या करेगा, फल को पकाएगा, और फल को पकाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन गैस का, यानी कि C2H2 का। और इसी को व्यापारिक भाषा में क्या कहा जाता है, कार्बेट का प्रयोग करके एसिटिलीन, यानी कि कार्बेट को जब हम रखते हैं उसमें से एसिटिलीन गैस निकलता है, उसमें पानी डालेंगे ना उस पर तो एसिटिलीन गैस निकलता है, और इसी को इथाइलिन भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो इसको आप लोग याद रखिए कि फलों को पकाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग करते हैं, तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 33वां क्वेश्चन कहता है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। देखिए कार्बनिक यौगिक में कार्बन का जो संयोजकता होता है वो कितना होता है, 4 होता है। आप लोग जानते होंगे कार्बन का संयोजकता कितना है, 4 है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए देखिए कहता है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है। दोस्तों एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, तो देखिए आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है असुरक्षित यौन संपर्क, बी है खून की कमी, सी है विटामिन की कमी और डी है पोषण की कमी। तो दोस्तों एड्स का जो प्रमुख कारण है वो क्या है, असुरक्षित यौन संपर्क। आप लोग जानते होंगे। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि चमगादड़ एवं पंछी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण, यानी कि चमगादड़ और जो पक्षी होता है उसका उसका जो पंख होता है वो किस प्रकार के अंग का उदाहरण है। तो देखिए चमगादड़ का जो और पक्षी का जो पंख होगा वो कैसा अंग होगा, समजात होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही होगा।
चलिए उसके बाद आइए 36 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि वे अंग जिसकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उसकी बाह्य संरचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को कहा जाता है। तो ऐसे अंगों को कहा जाता है समजात अंग। यानी कि उत्पत्ति और मूल संरचना समान होता है लेकिन कार्य अलग अलग होने के कारण उसका जो बाह्य रचना होता है उसमें क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। इसी को समजात अंग कहा जाता है। उसके बाद आइए 37 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। दोस्तों कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या है? तो देखिए वन तालाब, झील तालाब, बगीचा खेत और सभी सही है। तो देखिए इसमें वन है वो कृत्रिम नहीं होता है, झील ये सब कृत्रिम, लेकिन बगीचा और खेत क्या होता है, कृत्रिम होता है। इसको हम लोग लगा सकते हैं। तो यह कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। दोस्तों प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सन है, यानी कि सूर्य है। चलिए उसके बाद आइए 39 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कहता है कि वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, बी है अतिचारण, सी है खनन और डी है इनमें से सभी। तो देखिए वन का संरक्षण यानी कि वन के बचाव के लिए तीनों जरूरी है, यानी कि पेड़ का कटाई रोकना भी जरूरी है, अतिचारण रोकना भी जरूरी है और खनन करना भी जरूरी है। यानी कि उसको खनन करना मतलब वहाँ से खोद करके कोई मटेरियल निकालना, इसी को खनन कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में देखिए, कहता है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है वे कहलाते हैं। तो देखिए ये दिया हुआ है जैव निम्नीकरणीय, बी है अजैव कारक, सी है अक्रिय और डी है पर्यावरण। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय, यानी कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है उसको क्या कहा जाता है? जैव निम्नीकरणीय कहा जाता है। अब आइए अगला प्रश्न में देखिए, कहता है कि आम मीटर निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है? दोस्तों आम मीटर को इससे क्या मापते हैं? विद्युत धारा को मापते हैं और विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। तो इसको आप लोग याद रखिए। अब आइए अगला प्रश्न में देखिए, कहता है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा कहने का मतलब हुआ मैकेनिकल एनर्जी। जैसे आप विद्युत मोटर का उदाहरण लीजिए, तो विद्युत मोटर में क्या होता है, उसमें हम लोग करंट देते हैं तो वो क्या होता है? घूमना शुरू होता है, और घूमना शुरू होता है यानी कि उसमें मैकेनिकल एनर्जी आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर। और दोस्तों जनरेटर और जो डायनेमो होता है वो क्या होता है? देखिए जनरेटर और डायनेमो क्या होता है, उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा देते हैं। इसको घुमाते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिक निकलता है। यानी कि जनरेटर में इसका उल्टा होता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है, लेकिन मोटर में क्या होता है? विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है। इसको आप लोग याद रखिए। चलिए उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कहता है कि प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? दोस्तों प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस द्वारा हटाया जाता है? तो निकट यानी कि अवतल और दूर यानी कि उत्तल। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो फूल में, यानी कि पुष्प में। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद भी देखिए अगला प्रश्न भी बहुत आसान है। कहता है कि मेंडल ने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो मटर का प्रयोग किया था, यानी कि मटर के पौधे का उपयोग उसने आनुवंशिकी प्रयोग में किया था। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो इसका उत्तर होगा बहुदिशीय, यानी कि सभी दिशाओं में। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि ओजोन परत पाया जाता है। दोस्तों ओजोन परत है वो कहाँ पाया जाता है? बहिर्मंडल में पाया जाता है, यानी कि जहाँ वायुमंडल का जो सबसे ऊपरी सतह है उसी को बहिर्मंडल कहा जाता है। तो ओजोन परत है वहीं पाया जाता है सबसे ऊपर में। चलिए उसके बाद देखिए 49 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? दोस्तों दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। इसमें जो चेहरा होता है वो बड़ा दिखता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को दोनों नियम पता है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। जिसका भी उत्तर सही होगा उसको हम रिप्लाई कर देंगे कि आपका उत्तर सही है। दोस्तों जो प्रश्न हम यहाँ पर पूछते हैं उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दिया कीजिए, ताकि लगे कि आप लोग मन से पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। दोस्तों निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? दोस्तों किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बनता है।
उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 54 नंबर सवाल। कहता है कि किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण में बनता है? तो समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, यानी कि दोनों में आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल में कभी काल्पनिक और कभी आभासी बनता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। ये कहता है मोटर चालक के सामने साइड मिरर में लगा रहता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि जो ड्राइवर के सामने होता है वो कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर सही होगा। और मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन हम पूछे थे, इसका आंसर यहाँ पर आपको बता दिए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। उसके बाद देखिए 56 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि गोलीय दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को कहा जाता है? तो कहता है गोलीय दर्पण के परिवर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का जो व्यास होता है वो क्या कहलाता है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए में मुख्य फोकस, बी है वक्रता त्रिज्या, सी है प्रधान अक्ष और डी है गोलीय दर्पण का द्वारक। देखिए सीमा रेखा का जो व्यास होता है वो प्रधान अक्ष कहलाता है और इसी का आधा होता है वक्रता त्रिज्या। चलिए उसके बाद आइए 57 क्वेश्चन में। देखिए कहता है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है। दोस्तों प्रकाश तरंग है वो किसका उदाहरण है? तो देखिए आपको ऑप्शन दिया ध्वनि तरंग का, बी है विद्युत चुम्बकीय तरंग का, सी है परावैग्निक तरंग का और डी है प्रसरैप तरंग का। तो देखिए इसका आंसर में बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि इसका आंसर परावैग्निक तरंग होगा या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंग होगा। तो देखिए इसका जो कन्फर्म आंसर है वो हो जाएगा परावैग्निक तरंग, यानी कि लेकिन कहीं कहीं आपको गेस में विद्युत चुम्बकीय तरंग भी मिल जाएगा, तो ये उसका उत्तर नहीं होगा, इसका उत्तर होगा परावैग्निक तरंग का। चलिए उसके बाद आइए 58 नंबर क्वेश्चन में। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध होता है। तो जो आर होता है वो F/2 होता है, F बराबर R/2 होता है। क्या होता है? F बराबर R/2। देखिए F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है R/2, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आभासी होता है, यानी कि काल्पनिक होता है और वस्तु के बराबर होता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल होता है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसे होगी? यानी कि आवर्धन अगर ऋणात्मक हो रहा है यानी कि जो प्रतिबिंब हो कैसा है? उल्टा है, उल्टा है और प्लस में वास्तविक है। अगर वास्तविक रहेगा तो उल्टा होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए 63 नंबर सवाल में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितना दूरी पर खड़ा हो आपको प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। तो सीधा प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। उसके बाद आइए अगला प्रश्न। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया जाता है। देखिए कहता है कि आभासी सीधा और बीम से बड़ा तो वस्तु कहाँ पर होगा? तो दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन। कहता है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धित धनात्मक हो तो धनात्मक होगा तो काल्पनिक होगा और उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। कहता है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है तो अवतल दर्पण होगा। काल्पनिक प्रतिबिंब किससे बनेगा? तो अवतल दर्पण बनेगा। चलिए उसके बाद देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? तो देखिए वक्रता त्रिज्या 32 है, यानी कि फोकस दूरी होगा 16 और यहाँ पर दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है, यानी कि +16। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा +16। चलिए उसके बाद आइए कहता है कि परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। देखिए परिवर्तन का नियम है उसमें क्या होता है? आपतन कोण है वो किसके बराबर होता है? प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए कहता है कि संयुग्मी फोकस केवल संभव है। दोस्तों संयुग्मी फोकस है वो केवल अवतल दर्पण में ही संभव है।
उसके बाद आइए 71 नंबर क्वेश्चन। देखिए, कहता है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो उत्तल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में हमेशा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन सी सही है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है किसी दर्पण के मध्य बिंदु कहलाता है। दोस्तों, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाता है? पोल कहा जाता है, यानी कि ध्रुव कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए, समतल दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, यानी कि अनंत होता है। समतल दर्पण का फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है। उसके बाद देखिए 74 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, यानी कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में 75 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन संभव है। दोस्तों, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन संभव है। तो समतल दर्पण में क्या होगा? m बराबर 1 हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए 76 नंबर सवाल। कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए, कहता है कि गाड़ियों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग होता है? यानी कि हेडलाइट में किसका उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। कहता है कि दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती हैं। दोस्तों, दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती हैं। कहाँ से मापा जाता है? तो दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा है कि गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, यानी कि विस्तृत होता है, तो किसका होता है? उत्तल दर्पण का। इसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है पीछे का दृश्य देखने के लिए, यानी कि दूर तक दिखाई पड़ता है। बहुत बड़ा क्षेत्र को हम लोग उत्तल दर्पण की मदद से देख सकते हैं। चलिए उसके बाद आइए 80 नंबर सवाल। देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होगा? तो देखिए, एल्केन का, यानी कि CnH2n+2 अगर रहेगा, 2n+2 रहेगा तो इसमें सभी संतृप्त होगा, यानी कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। देखिए 4 दूना 8 और 2 10, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। और असंतृप्त कहेगा तो एल्किन और एल्काइन का जितना भी सदस्य होगा वो असंतृप्त